जय श्री राम। बीएड सेकेंड ईयर आपका जो पेपर कंप्यूटर लगता है, यानी कोर्स आपका 12 कंप्यूटर कंप्यूटर की असाइनमेंट की डायरी रहेगी, सत्रीय कार्य की डायरी। पहले पेज पे आपको प्रमाण पत्र बनाना है, जिस प्रकार यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। यही प्रमाण पत्र आपको पहले पेज पे आपको बनाना है। तो इस प्रकार अच्छी तरह से अपने पहले पेज पे प्रमाण पत्र अपने को तैयार कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं तो इंडेक्स बनेगा। यहाँ पे जो इंडेक्स तैयार किया गया है, इसमें 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या का, दूसरा विषय वस्तु का, तीसरा पेज संख्या का। तो यहाँ अपनी जो भी विषय वस्तु, जिस प्रकार आप जो आपको भी कंटेंट दिया है, उसी कंटेंट को अपने को लिखते जाना है। यानी हर एक कंटेंट को लिखना है और उसके बाद कितने पेज पे आपने काम किया उसी को यहाँ पे दर्शाना है। तो जिस प्रकार यहाँ पे पहले कंप्यूटर का परिचय दिया गया है, इस प्रकार लिख लेना है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ दी गई हैं, 2 से 5 वाले पेज तक यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पावर पॉइंट दिया गया है, तो इस प्रकार पावर पॉइंट 6 से 8 पेज तक है। उसके बाद नेक्स्ट MS एक्सेल दिया है, तो 9 से 13 तक MS एक्सेल आ जाएगा। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची दिया है, वो 14 पे आ जाएगी। तो इस प्रकार पूरी की पूरी अपने को क्या करना है, ये इंडेक्स है वो अपने को पहले वाले पेज पे इस प्रकार बना लेना है, जैसे यहाँ पे ये बनाया गया है। इसके बाद आगे अपने नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे, यानी आगे वाले पेज पे जाएंगे तो यहाँ से टॉपिक शुरू होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पे जानकारी आपको लिखनी है। जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो इस प्रकार उससे संबंधित पूरा विवरण अपने को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद उनकी परिभाषाएं आ जाएगी, यहाँ पे उसकी परिभाषा अपने को लिख देनी है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि दिए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार की गणनाएं एवं कार्य स्वतः करती है। उसके बाद उसके आगे आप उदाहरण लिख दीजिए, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ आती हैं, जहाँ कंप्यूटर की पीढ़ियों की बारे में अपने को यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार अपने को कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, पहले कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में लिखेंगे। उसके बाद पहली पीढ़ी 1942 से 1955 तक, उसका अपने को यहाँ इतिहास लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में, पहली पीढ़ी के बारे में कंप्लीट अपने को यहाँ लिख लेना है। मुख्य तकनीक वैक्यूम ट्यूब थी उस समय, भाषा मशीनी भाषा थी, उनकी विशेषताएं फिर अपने को यहाँ लिख लेनी है। स्टोरेज के लिए 5 कार्ड और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होता था उस समय। तो यहाँ पे अलग अलग इस प्रकार ये पूरा विवरण अपने को यहाँ अच्छी प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपने दूसरी पीढ़ी आती है। तो यहाँ दूसरी पीढ़ी के इतिहास के बारे में अपने को लिख लेना है। जैसे दूसरी पीढ़ी के बारे में यहाँ लिखा गया 1956 से 1964 तक। मुख्य तकनीक ट्रांजिस्टर था, यानी उसकी जो मुख्य तकनीक थी वो ट्रांजिस्टर थी, और भाषा थी वो असेंबली भाषा थी। तो इनके उसके बाद फिर इसकी अपनी विशेषताएं लिख रही है। ये आकार में बहुत छोटे थे, तेज गति चलने वाले थे पहली पीढ़ी से, बिजली की खपत पहली पीढ़ी से ये कम करते थे, अधिक ये विश्वसनीय थे और रख रखाव भी बड़ा आसान था इनका पहली पीढ़ी के मुकाबले। उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे कोबोल थी, फोर्ट्रेन थी का प्रयोग बड़ा यहाँ पे होता था, इसकी इसकी पीढ़ी के अंतर्गत हुआ था। मुख्य उदाहरण के बारे में अपने को यहाँ लिख देना है, जैसे IBM है, 1401 है, IBM 7090 है। उसके बाद तीसरी पीढ़ी आती है। तीसरी पीढ़ी थी 1965 से 1975 तक की। मुख्य तकनीक थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट था, यानी मुख्य तकनीक तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट थी। भाषा थी वो उच्च स्तरीय भाषा थी। उसके बाद अपने इसकी विशेषताओं के बारे में चलते हैं, इनकी विशेषताएं क्या थी। आकार में छोटे थे, ये दूसरी पीढ़ी से भी आकार में ये छोटे थे। सस्ते और विश्वसनीय थे, दूसरी पीढ़ी सस्ते से और विश्वसनीय थे। दूसरी पीढ़ी से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी इनमें अच्छा हुआ था, मल्टी प्रोग्रामिंग संभव हुआ, और मुख्य उदाहरण था वो IBM 360 था, सीरीज थी। इस प्रकार ये अलग अलग उदाहरण थे। उसके बाद चौथी पीढ़ी आती है। चौथी पीढ़ी 1976 से 1989 तक थी। तो 1976 से 1989 तक चौथी पीढ़ी का काल था। मुख्य तकनीक थी वो माइक्रो प्रोसेसर आ गया था।
यानी तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी में आते हैं तब माइक्रो प्रोसेसर शुरू या प्रयोग किया जाने लगा था। उसके बाद विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर अब पर्सनल कंप्यूटर पीसी के रूप में उपलब्ध हो गया था। उच्च गति, बड़ी मेमोरी क्षमता इनकी थी, गति भी उच्च थी तीसरी पीढ़ी से, मेमोरी भी क्षमता भी ज़्यादा थी इनकी। नेटवर्किंग और इंटरनेट की शुरुआत यहाँ पे हो गई थी और जिप का प्रयोग यहाँ पे किया जाने लगा था। तो यहाँ चौथी पीढ़ी में आके अपने जिप है वो प्रयोग की जाने लगी थी। मुख्य उदाहरण IBM पीसी था, एप्पल था, ये इनके अलग अलग उदाहरण थे। उसके बाद पांचवी पीढ़ी आती है। पांचवी पीढ़ी थी वो 1990 से वर्तमान तक, यानी वर्तमान में पांचवी पीढ़ी 1992 के बाद पांचवी पीढ़ी आई थी, पांचवी पीढ़ी चली गई। मुख्य तकनीक क्या थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और VLSI ULSI का प्रयोग यहाँ पे किया जाने लगा था। विशेषताओं की बात करें, स्वचालित निर्णय लेने की इनमें क्षमता है, स्पीच क्लीनिंग, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग का प्रयोग यहाँ पे होता है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये इनके अलग अलग उदाहरण का प्रयोग अपन कर सकते हैं। गति संग्रहण और विश्वसनीय बहुत अधिक था, उनसे कहीं ज्यादा विश्वसनीय था ये। इसके बाद में अपने को इसके बारे में निष्कर्ष के बारे में यहाँ अपने को लिख देना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं तो पावर पॉइंट आता है। तो यहाँ पावर पॉइंट के बारे में, MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये बनाया गया था और एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक हिस्सा है। पावर पॉइंट की मदद से टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स और एक ही जगह जोड़कर प्रस्तुत तैयार की जा सकती है। ये पावर पॉइंट से संबंधित था। प्रमुख घटक की बात आते हैं तो ये प्रमुख घटक यहाँ पे लिखे गए हैं। इस प्रकार अपने को प्रमुख घटकों के बारे में यहाँ लिख देना है। मुख्य कार्यों की बात आती है तो ये प्रेजेंटेशन तैयार करने की बात आती है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जोड़ने की बात आती है, एनिमेशन की बात आती है। तो ये प्रमुख कार्यों के अंतर्गत इनके। उसके बाद स्लाइड ट्रांजैक्शन आता है, मल्टीमीडिया का उपयोग आ गया, स्लाइड शो आ गया और चार्ट एंड ये बनाने से संबंधित यहाँ पे हो गया। इसके बाद इनकी विशेषताएं आती हैं। विशेषताओं में उपयोग में ये आसान था, उसके अलावा आकर्षक प्रस्तुति बनाने की इसमें सुविधा है। उसके बाद ऑटो करेक्ट और स्पेलिंग चेक की सुविधा भी यहाँ इसके अंतर्गत हो गई थी। इसके बाद टेम्पलेट्स और अन्य प्रकार के डेम्स आप इसमें बना सकते थे। तो ये सारी इनकी भी प्रकार विशेषताएं अपने को यहाँ इसी प्रकार से लिख लेनी है। उसके बाद उपयोगिता की बात करते हैं कि शिक्षण में एक अध्यापक पाठ को रोचक तरीके से समझा सकते हैं, यानी इनका बहुत बड़े स्तर पे इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा को इन्होंने बड़ा प्रभावी बना दिया। व्यापारिक प्रस्तुतियों के अंतर्गत है, परियोजनाओं और रिपोर्टों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। सेमिनार और वेबिनार की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए होता है। व्यक्तिगत उपयोग, फोटो, स्लाइड शो, वीडियो, मेमोरी बनाने के अंदर इसका प्रयोग होता है। तो एक बड़े रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। पावर पॉइंट में प्रस्तुति बनाने के चरण में भी इनका प्रयोग होता है। पावर पॉइंट में प्रोग्राम खोलें, इसके अलावा ब्लैंक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट चुने, स्लाइड में टाइटल और कंटेंट जोड़ें, ये तमाम चीज़ें हैं अपने से यहाँ पे अपने कर सकते हैं। तो इस प्रकार इनके बारे में अपने को यहाँ ये लिख लेना है। उसके बाद आगे वाले नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं तो MS एक्सेल का परिचय आता है। तो यहाँ MS एक्सेल का परिचय अपने को देना है, क्योंकि अलग अलग कंटेंट आपको दिए गए थे। MS एक्सेल के बारे में आपको दिया गया था, MS एक्सेल के बारे में लिखना है। तो MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा हम कह सकते हैं, और इसकी उपयोग संरचनात्मक डेटा और व्यवस्थित करने में, गणना करने में, विश्लेषण करने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसकी परिभाषाएं, MS एक्सेल की अपने को परिभाषाएं लिख देनी है। यहाँ परिभाषाओं को स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार अपने को MS एक्सेल के मुख्य उपयोगों की जहाँ बात होती है, गणना करने में किया जाता है, जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना, ये तमाम चीज़ें MS एक्सेल से हम कर सकते हैं। मार्कशीट यहाँ से अपने बना सकते हैं। जैसे वर्तमान में अपने स्कूलों में आजकल ऑनलाइन काम होता है, तो जो परीक्षा परिणाम होता है वो ऑनलाइन तैयार किया जाता है। तो जो भी क्लासों की मार्कशीटें तैयार होती हैं, कक्षा 5 की, 6 की, 7 की, तो उनकी मार्कशीट इस एक्सेल शीट में तैयार होती है। लेखा जोखा रखने की बात आती है, चार्ट बनाने से बात आती है, ये तमाम कार्य अपने MS एक्सेल से अपने कर सकते हैं। उसके बाद
MS एक्सेल की विशेषता आती है। किसकी विशेषताएं क्या है? MS एक्सेल की एक सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो गणना करने की इसमें क्षमता होती है। फॉर्मूला और फंक्शंस का प्रयोग इसके अंतर्गत अलग अलग किया जा सकता है। सॉर्टिंग और फ्लिंटिंग सुविधा भी होती है, चार्ट बनाने की भी सुविधा होती है। ये तमाम सुविधाएं इसके अंतर्गत मिलती हैं। उसके बाद MS एक्सेल के लाभ की बात करते हैं तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि MS एक्सेल से समय की बचत सबसे ज़्यादा होती है। बड़ी मात्रा में डेटा को बड़ी आसानी के साथ इसमें संभाला जा सकता है। गणनाएं स्वतः हो जाती है इसके अंतर्गत। डेटा ग्राफिक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये तमाम इनके MS एक्सेल के लाभ हैं। उसके बाद MS एक्सेल के कुछ सामान्य फॉर्मूले आते हैं। तो यहाँ फॉर्मूलों की बात करते हैं तो इन फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे औसत निकालने की बात आते हैं, सबसे बड़ा मान जो बताने की बात आती है, सबसे छोटा मान बताने की बात आती है, शर्त के आधार पर परिणाम निकालने की जरूरत है। तमाम फार्मूले प्रयोग करके अपने MS एक्सेल में अपने कार्य को बड़ा आसान बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं और मिनटों में कर सकते हैं। MS एक्सेल एक शक्तिशाली और उपयोगी सॉफ्टवेयर है जो शिक्षा, व्यवसाय, बैंकिंग, अनुसंधान और सरकारी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह डेटा को व्यवस्थित करने और गणनाओं को सरल बनाने में काफी विश्वसनीय माना जाता है। तो इसके बारे में अपने को इसके बाद MS एक्सेल में मार्कशीट बनाने की जहाँ बात आती है, मार्कशीट का ये प्रारूप यहाँ दिया गया है। MS एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनानी। एक्सेल में प्रयोग होने वाले सूत्र हैं जो इस प्रकार, कुल अंक निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग होता है, प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग होता है, परिणाम निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग होता है। तो इन सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कार्य को बड़ा तेज गति के साथ और विश्वसनीयता के साथ हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ महत्वपूर्ण जो कुंजियां आती हैं, जैसे कार्य आ गया, शॉर्टकट है, नई फाइल को खोजना की जहाँ बात आती है, सेव करने की बात आती है, प्रिंट नहीं करने की, कॉपी करना, पेस्ट करना, काट, रीड, पूरी पंक्ति चुनना, ये तमाम इन कुंजियों का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। फॉर्मूला दिखाना, तो इन कुंजी का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। और निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक्सेल एक शक्तिशाली और उपयोगी सॉफ्टवेयर है जो शिक्षा, व्यवसाय, इन सभी कार्यों के अंतर्गत काम में लिया जाता है। उसके बाद लास्ट पेज पे अपनों को संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है। मैं प्रत्येक डायरी के अंदर संदर्भ ग्रंथ सूची ने पहले भी कहा था कि कम से कम 5 किताबों से कंसल्ट करके उसके बाद ही अपने असेसमेंट को तैयार करना है। तो यहाँ आपको संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है। इसमें किताब का नाम, पहले पहले जो कॉलम होगा वो क्रम संख्या का होगा, जैसे क्रम संख्या का कॉलम है, उसके बाद पुस्तक का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद लेखक का नाम लिखा जाएगा। इस प्रकार ये अपने 3 कॉलम अपने को बनाने हैं। इस 3 कॉलम में अपने को क्या है, ये इंडेक्स बनाना है। तो किताब, पुस्तक का नाम लिखना है, उसके बाद उसके राइटर का नाम लिखना है, दूसरी पुस्तक का नाम, राइटर का नाम, तीसरी पुस्तक का नाम, राइटर का नाम, चौथी पुस्तक का नाम और राइटर का नाम लिखना है। तो इस प्रकार ये संदर्भ ग्रंथ सूची अपने को लास्ट पेज पे बना करके कंप्लीट कर देनी है। इसी के साथ आपकी डायरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज अपने आपके जो कोर्स वाला लास्ट जो कोर्स आपका पेपर होता है हमारा कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर की सेशन डेवलप डायरी हमने कंप्लीट की। इस प्रकार अपने कंप्यूटर की सत्रीय कार्य की डायरी आपको अच्छी प्रकार से बना लेनी है। और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन दबा लेवें, ताकि नए आने वाली वीडियो मुख्य जानकारियाँ आती रहती हैं, छात्रवृत्ति से संबंधित आती हैं, आपके बीएड से संबंधित तमाम अन्य जानकारियाँ आती हैं। अभी आपका MJSU एग्जाम होगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी गेस्ट पेपर अपने जिसको कहते हैं, जो पहले अपने एग्जाम से पहले हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। यानी तमाम जो बीएड से संबंधित, शिक्षा से, अन्य भी डिग्रियों से संबंधित जानकारी है वो समय समय आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी करें ताकि उनकी भी डायरी बनाई जा सके। धन्यवाद।